तो ये दो स्टेट, अमेरिका आपको मालूम है 400 वर्षों का, 500 वर्षों, 400 450 वर्षों का इतिहास है। सभी भगोड़े जो लंदन से, इंग्लैंड से और फ्रेंच और स्पेन से भागे थे, उसने अमेरिका को बसाया। तो जो अंग्रेजी गए वहां पर, अभी अमेरिका में स्पेनिश लैंग्वेज की बड़ी आबादी है, छोटी आबादी नहीं है। तो इंग्लैंड का इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश, ये दोनों मिलकर के पूरे दुनिया पर अपना आधिपत्य जमा लिया। और बाकी जितने लैंग्वेजेज हैं उसको बोलने वाले कम हैं, फ्रेंच बोलने वाले कम हैं क्योंकि फ्रांसीसी की आबादी कम है, जर्मन बोलने वाले कम है क्योंकि जर्मन की आबादी कम है, इटालियन की आबादी कम है, पोलिश की आबादी कम है, उसी तरीके से चाइनीज की आबादी ज्यादा है, लेकिन चाइनीज अब बड़ी तेजी से अपना बोलते हैं, रशियन अपने भाषा में बात करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन हमने एक भारतीय, चूंकि भारत उपनिवेश रहा ब्रिटिश का, इसलिए हमने गौरव महसूस किया कि इसमें हम अंग्रेजी जानते हैं। अंग्रेजी में आप कौ बो टो बोल दीजिए, आपको ज्ञानी मान लिया जाएगा। ये हमने अपने भारतीय बच्चों में, भारतीय आबादी में, उनके मन मस्तिष्क में ये जहर बोया। तो 1937 में क्या हुआ, मद्रास प्रोविंस में सी राजगोपालाचारी ने कहा कि हम अपनी भाषा के साथ, तमिल के साथ साथ हम इसे हिंदी भी अनिवार्य किया। जस्टिस पार्टी हुआ करती थी उस वक्त, सी अन्नादुरई, विरोध किया। ये तोड़क शुरू से रहे और भाषा के नाम पर तमिलनाडु ने जो खेल किया वो अकल्पनीय है। और इसलिए अब डंडे से काम लिया जाएगा, डंडे से। बहुत हो गया विचार विमर्श। आपको मालूम होगा हैदराबाद के निजाम के साथ पटेल ने क्या सलूक किया, कहा 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, ज्यादा नहीं है। तो अब बहुत हो गया, नहीं हम भाषा विवाद नहीं चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं, वो नहीं चाहते, बहुत माहौल बन गया। देश तोड़ने की बात करेंगे, डंडे से आपसे अब सलामी ली जाएगी। ये आप विदेशी सीआईए के इशारे पर वहां पर खेल चलता रहेगा कि नहीं हम हिंदी नहीं पढ़ेंगे, अंग्रेजी पढ़ लेंगे। हिंदी जो आपके भारत की जननी, आपके भारत से जन्म ली है, उसे नहीं पढ़ेंगे, अंग्रेजी पढ़ेंगे। कोई बात नहीं है, हिंदी मत पढ़ो। भारत सरकार ने, अब देखिए 1968 में एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें भी इस तरह की भाषा को अडॉप्ट करने की बात हुई। भाई भारतीय भाषाओं को हम कैसे समृद्ध करें, विरोध हो गया, नहीं माना किसी ने। और फिर वही ये द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके वाले, फिर वहां पर उन्होंने राग आलापना शुरू किया। अब भारत सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई एनईपी 2020, उसमें एक प्रावधान किया है। ठीक है, उसके इंप्लीमेंटेशन में कुछ प्रक्रियात्मक कमियां हैं, कुछ व्यवस्था मूलक कमियां हैं, उसको दूर किया जा सकता है। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने के तहत स्कूली शिक्षा में 3 भारतीय भाषाओं को एक प्रकार से अनिवार्य किया गया। एक तो आपकी अपनी मातृभाषा, अगर आप मराठी हैं तो मराठी पढ़िए, और उसके अलावा कोई भारतीय अन्य भाषा अगर पढ़ना चाहते हैं, साथ में मराठी के साथ अगर तेलुगु पढ़ना चाहते हैं, तमिल पढ़ना चाहते हैं, मलयालम पढ़ना चाहते हैं, कन्नड़ पढ़ना चाहते हैं, बंगाली पढ़ना चाहते हैं, उड़िया पढ़ना चाहते हैं, गुजराती पढ़ना चाहते हैं, पंजाबी पढ़ना चाहते हैं, तो आप पढ़िए। भोजपुरी, मैथिली, जो भी पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा एक थर्ड भाषा रखा है कि अंग्रेजी, आइदर अंग्रेजी और हिंदी। लेकिन इसमें भारत सरकार ने एक मजबूत कदम उठाया है जिसका विरोध चल रहा है। ये मेघालय के जो मानस पुत्र हैं, मानस पुत्र जो हैं वो विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? भारत सरकार ने बहुत ही मजबूती से अंग्रेजी को विदेशी भाषा की श्रेणी में रख दिया है। पहले क्या था हमारे यहां? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, हमने राष्ट्रीय भाषा में इसको रख लिया और कामकाज की भाषा में उसे भी शामिल किया। लेकिन अब भारत सरकार ने जो अन्य विदेशी भाषा है, जैसे फ्रेंच है, जर्मन है, इटली है, उसी इटालियन है, उसी प्रकार से हमने अंग्रेजी को भी भारतीय विदेशी भाषा के श्रेणी में रख दिया है। और इसे कहा है कि आप अगर चाहें तो पढ़ें, अनिवार्य नहीं है। विदेशी भाषा की श्रेणी मतलब विदेशी भाषा को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, कि उसकी कोई एक भाषा हो, और उसमें जो पास मार्क है, ये है वो है, उसकी एक नई रणनीति बना दी। लेकिन आप 2 भाषा, 2-3 भाषा पढ़िए, 2 भारतीय भाषा पढ़िए।
एक मातृभाषा पढ़िए और एक अन्य जो भारतीय उद्गम की भाषा हो उसको पढ़िए, और हो सके तो जो लिंक भाषा हो उसमें जो हिंदी और अंग्रेजी का चयन करते हैं आप कोशिश कीजिए कि हिंदी पढ़िए। और साथ ही साथ इसलिए मैं कह रहा हूं, मोदी की आप जो आलोचना कर रहे हैं, आलोचना के पहले थोड़ा काम भी देख लीजिए मोदी का, तथ्यों पर भी आप तथ्य को सामने रखिए और फिर विवेचना कीजिए। अभी झारखंड में हजारीबाग में दो कॉलेज ने, हजारीबाग यूनिवर्सिटी का ही दो कॉलेज है, उसने संस्कृत भाषा को हटा दिया, अपने यहां से कोर्स बंद करवा दिया। भारी विवाद हुआ झारखंड में, भारी विवाद हुआ कि जो बच्चे संस्कृत पढ़ना चाहते हैं लेकिन वहां संस्कृत भाषा को बंद कर दिया गया, बोला कि यहां कोई प्रोफेसर नहीं है या ये नहीं है वो नहीं है, कुछ करके उसको बंद करवा दिया गया। वहां डेमोग्राफिक परिवर्तन हो रहा है बड़ी तेजी से, ध्यान रखिए, बड़ी तेजी से झारखंड में डेमोग्राफिक परिवर्तन हो रहा है। और ये हेमंत सोरेन की सरकार इस बात पर ध्यान दे नहीं रही है। आगे जब स्थिति हाथ से निकल जाएगी तब इनको समझ में आएगा। वहां बड़ी ट्राइबल आबादी जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो हिंदुस्तानी मुसलमान बन करके झारखंड के ट्राइबल के साथ संबंध बना करके उनके दामाद बन बैठे हैं, और लगभग 10 से 20% डेमोग्राफी में परिवर्तन हो चुका है। मुस्लिम आबादी कन्वर्ट हो गई है, जो कि भारतीय मुसलमान नहीं है, ध्यान रखिए। ये बांग्लादेशी घुसपैठिया आकर के अब वो ट्राइबल के शक्ल में ये काम कर बैठा है, उसका सेंसस हो रहा है। और उसी स्टेट में अब संस्कृत को हटा दिया गया है पढ़ाई से। लेकिन मोदी ने क्या किया? मोदी ने स्कूल और हायर एजुकेशन में संस्कृत भाषा के पढ़ाई लिखाई पर एक प्रकार से मैंडेट तो नहीं लेकिन अघोषित मैंडेट लगा दिया। संस्कृत पढ़ना पड़ेगा, पढ़िए। संस्कृत पढ़ने के लिए, संस्कृत को जानने के लिए, अभी देखिए दुनिया भर में यह विवाद चल रहा है कि दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा कौन है। और दो भाषा जो सबसे प्राचीन है पूरी दुनिया में, लोग तो कह रहे हैं कि चाइनीज भी बहुत प्राचीन भाषा है। बहुत सारे लोग, मेरे यहां एक शख्स आए थे, मैंने उनसे पूछा कौन है भाषा, कहा हिब्रू। हिब्रू सबसे प्राचीन है। अजीब स्थिति है, फारसी भी कह देते, अरबिक भी कह देते। खैर, दो जो प्राचीन भाषा है दुनिया की, वो दोनों संयोग से भारत से आ रही है। प्राचीनतम भाषा में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि, हालांकि ज्यादातर फैक्ट्स यही है कि सबसे प्राचीन भाषा है, लेकिन दो प्राचीन भाषाओं में, अति प्राचीन भाषाओं में दो भाषा भारत से है। एक तो तमिल और दूसरा संस्कृत। दोनों भाषा अति प्राचीन भाषाओं की श्रेणी में है और दोनों संयोगबद्ध भारत से। अब मित्रों, अब अगर ऐसी प्राचीन भाषा जो अभी भी चल रही है, तमिल भी चल रही है और संस्कृत भी चल रही है, अगर हम इस भाषा को ध्यानपूर्वक पढ़ना शुरू कर दें तो हमारा जो इंडिक नॉलेज है, भारतीय ज्ञान है, जिसको अंग्रेजों ने, फ्रेंच ने, डच ने, सकों ने, हुनों ने, मुगलों ने जो तबाह किया, हम फिर से रीगेन कर सकते हैं। अब आप बताइए, ये सारे फैक्ट्स हैं। हम, ठीक है, नीट पे गड़बड़ी हुई है, धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, मैं इस मांग से भी सहमत हूं, लेकिन अकेले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे वो भारतीय एजुकेशन पॉलिसी में आमूलचूल परिवर्तन कर जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन दलील दिया जा रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो फिक्स होगी। बिल्कुल ठीक बात है, जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए सरकार की, लेकिन सरकार तो और भी जिम्मेदारी फिक्स कर रही है सर, उस पर क्यों नहीं चर्चा हो रही है? 2004 से लेकर के 2014 तक में सैकड़ों निजी कॉलेज, निजी यूनिवर्सिटीज खुले, किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। लेकिन आज अगर मोदी के शासनकाल में पिछले 10-15 वर्षों में 15 विदेशी विश्वविद्यालय को अनुमति मिली कि आप अपना कैंपस हमारे यहां खोलिए, क्योंकि हमारे विद्यार्थी बाहर जा रहे थे, उसको ध्यान में रखते हुए कहा कि भाई विदेश के विश्वविद्यालय हैं, आप हमारे यहां अगर आते हैं अपनी पढ़ाई करवाने के लिए तो आइए, आपका स्वागत है, हम उनको आमंत्रित कर रहे हैं, आप आइए पढ़ाइए। और उससे क्या होगा, हमारी जो ज्ञान परंपरा है और उनके जो आचार्य आएंगे, प्रोफेसर आएंगे, वो जब दोनों मिलेंगे तो यहां के भी ज्ञान से अवगत होंगे
और उनके ज्ञान से हम भी अवगत होंगे, तो क्या बुराई है इसमें? विदेशी यूनिवर्सिटी को खोला जा रहा है, एक तरफ तो आप कह रहे हैं भारतीय भाषाओं को पढ़ाइए और एक तरफ आप विदेशी विश्वविद्यालय को अनुमति दे रहे हैं। अरे वाह! तो 100 विश्वविद्यालय, एक तरफ आप एजुकेशन को पूरी तरह से तबाह कर रहे हैं। कौन तबाह कर रहा है? मोदी। तो मनमोहन सिंह क्या कर रहे थे? मनमोहन सिंह क्या कर रहे थे? सैकड़ों निजी विश्वविद्यालय को खोलने की अनुमति मिली और एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट है, राज्यों में भी खुली, कांग्रेस शासित राज्यों में भी यूनिवर्सिटीज खुली, कांग्रेस शासित राज्यों में भी कॉलेज खुले, कॉलेज, निजी विश्वविद्यालय की मैं चर्चा कर रहा हूं, सैकड़ों, 1-2 की संख्या में नहीं था। उस वक्त कोई विरोध नहीं हुआ। उस वक्त एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के जो विरोध करता है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हैं, जो वहां पर सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, भावनात्मक अपील, आप इसके लिए लड़ रहे हैं। कौन लड़ रहे हैं? सोनम वांगचुक। मैं सोनम वांगचुक जी के बाकी चीजों से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन यही सोनम वांगचुक हैं, वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अगर जम्मू कश्मीर की जनता प्लेबिसाइट और रेफरेंडम जो चाहती है उनको करने दिया जाए। क्यों करने दिया जाए? क्यों करने दिया जाए? जनता तो कहीं की भी चाहेगी, कुछ भी कर लें। आपका इरादा नेक नहीं है सोनम वांगचुक जी, और बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, आप सोफिस्टिकेशन, अच्छी पढ़ाई लिखाई है आपकी, इसमें कोई शक नहीं है, आप इनोवेटर हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, आपकी तारीफ होनी चाहिए, मैं कर भी रहा हूं। लेकिन इस सब की आड़ में जो खेल आप खेल रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। वो भारतीय सीमाओं के साथ और भारत के साथ आप धोखा कर रहे हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैंने आपके वीडियो देखे। आप कह रहे हैं कि प्लेबिसाइट और रेफरेंडम का अधिकार देना चाहिए जम्मू कश्मीर की जनता को। आप उन्हीं के साथ खड़े हैं, उन्हीं पाकिस्तानियों के साथ खड़े हैं, उन्हीं आईएसआई के साथ खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसीलिए अरुंधति रॉय आपके मंच को शेयर कर रही थी और आपने एक शब्द नहीं कहा। क्यों? आपके और उनके विचार मिलते हैं। यहां से बड़े बड़े वकील गए हैं जम्मू कश्मीर, वो भी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को अधिकार है स्वतंत्र रहने का। और कल ही मैंने बताया है कि 20 जुलाई को उमर अब्दुल्ला ने भी कॉल दिया है जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए। षड्यंत्र बड़ा गहरा है।